रात के सन्नाटे में काव्या दिल्ली की सर्दियों की ठंडी रात में इंडिया गेट के पास चुपचाप बैठी थी। उसके कंधे पतले से शॉल के नीचे हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखें दुहक से बोझिल थीं, जो धुंध में छिपे राष्ट्रपति भवन को घूर रही थीं, जैसे किसी खोई हुई याद को फिर से खोजने की कोशिश कर रही हो। एक दर्दनाक याद जो अब भी उसके दिल पर हावी थी। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन वह फेटफुल रात एक गहरे घाव की तरह थी जो कभी नहीं भरा। उसने सोचा था कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन जब भी उसे याद आता उसका दिल दर्द से कराह उठता। उस रात जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हर बूंद जैसे रूह में ठंडक घोल रही थी। काव्या अपने छोटे से कमरे में सिकुड़ी हुई लेटी थी। नाइट लैम्प की पीली रोशनी दीवार पर धुंधली परछाइयां बना रही थी, जिससे सब कुछ अस्पष्ट और उदास लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन इतनी साफ कि वह चौंक गई। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। इस समय उससे कौन मिलने आया होगा? काव्या ने जल्दी से एक शॉल ओढ़ी और दरवाज़ा खोला। उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर विक्रम जी थे। वह चौंक गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन और हिचकिचाहट थी, जैसे वह अपने ही विचारों से जूझ रहे हों। काव्या ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। पापा जी, क्या बात है? उसने धीरे से पूछा, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा डर घर कर गया। वह कमरे में दाखिल हुए और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे की हवा अचानक बोझिल हो गई, जैसे हर सांस भारी हो गई हो। उन्होंने उसे देर तक देखा और फिर अपनी भारी आवाज़ में बोले, काव्या, मुझे पता है कि तुम्हें यह समझना मुश्किल होगा, लेकिन जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, भले ही हमें खुद शर्मिंदगी महसूस हो। उनके इन छिपे हुए शब्दों से काव्या सन्न रह गई। वह एक कदम पीछे हटी, अपने शॉल को कसकर पकड़ लिया, जैसे थोड़ी हिम्मत जुटा रही हो। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी हर नज़र, हर शब्द किसी ऐसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा था जिसे वह समझना नहीं चाहती थी। पापा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। उसने अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल घबराहट से भरा था। वह और पास आए और मेज़ पर एक मोटा लिफाफा रख दिया, जिसके अंदर नोटों की गड्डियां बड़े करीने से रखी हुई थीं। काव्या ने उन्हें देखा और महसूस किया कि उसके सामने सब कुछ बिखर रहा है। तुम्हें बस हाँ कहना है। तुम्हारे परिवार की सारी मुश्किलें मैं हल कर दूंगा, उन्होंने कहा। उनका हर शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस स्थिर खड़ी रही। उस शांत कमरे में केवल खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों की आवाज़ थी, जो उसके चेहरे पर चुपचाप बहते आंसुओं के साथ मिल गई थी। यादें एक फिल्म की तरह 10 साल पीछे चली गईं, जब वह सिर्फ 20 साल की थी। जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं थीं। 10 साल पहले काव्या एक जोशीली युवा लड़की थी, जिसने यूनिवर्सिटी से बेहतरीन डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया था। उसे विश्वास था कि यह दुनिया उसके लिए सुनहरे भविष्य के दरवाजे खोलेगी। अपनी सुंदरता, सौम्य स्वभाव और चमकदार मुस्कान के साथ काव्या हमेशा ध्यान का केंद्र रहती थी। कुछ समय की तलाश के बाद काव्या को दिल्ली में एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी की शाखा में काम करने का मौका मिला। वह एक नई यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित थी, इस उम्मीद के साथ कि वह खुद को साबित करेगी और गांव में अपने छोटे से परिवार का सहारा बनेगी। काम के पहले दिन एक साधारण सफ़ेद शर्ट और काली पैंट में काव्या ने चमकती आंखों के साथ दफ्तर में कदम रखा।
हर कोई उसकी ताजगी और आत्मविश्वास से प्रभावित था। लेकिन जिस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, वह दिन था जब वह रोहन से मिली, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का इकलौता बेटा था और जो अब उसका ससुर था। उस समय रोहन 27 साल का एक लंबा, सुंदर और शालीन युवक था। एक शक्तिशाली परिवार का बेटा होने के नाते रोहन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी खासियत उसका विनम्र स्वभाव और काम के प्रति जुनून था, जो उसे प्रतिभाओं से भरी कंपनी में सबसे अलग बनाता था। वे एक टीम मीटिंग में मिले जब काव्या अपना परिचय देने के लिए खड़ी हुई। रोहन, जो उसके सामने बैठा था, अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका। उस युवा लड़की की आवाज में उसने बुद्धिमत्ता और हिम्मत को महसूस किया। काव्या भी उसकी आकर्षक नजरों से बच नहीं पाई, लेकिन उसने जल्दी से सिर झुका लिया। पेशेवर बने रहने की कोशिश करते हुए, साथ काम करते हुए, काव्या और रोहन धीरे धीरे करीब आ गए। रोहन काम में उसकी मदद करने में कभी नहीं हिचकिचाता था और वह अपनी ईमानदारी और समझदारी से हमेशा उसे बातचीत के दौरान सहज महसूस कराती थी। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए दूरी बनाए रखने की कोशिशों के बावजूद उनके बीच का प्यार और स्पष्ट होता गया। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान रोहन ने काव्या को कॉफी के लिए आमंत्रित किया। सड़क के किनारे एक छोटे से कैफे के आरामदायक माहौल में उसने अचानक कहा, काव्या, क्या तुम किस्मत में विश्वास करती हो? मुझे लगता है कि तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात है। उन शब्दों ने काव्या के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल अजीब भावनाओं से भर गया था। रोहन उसकी साधारण जिंदगी में गर्म धूप की तरह आया था, जो खुशी और उम्मीद लेकर आया था। 1 साल के प्यार के बाद रोहन काव्या को अपने परिवार से मिलवाने घर ले गया। यह बसंत की एक दोपहर थी, जब एक शांत मोहल्ले में स्थित एक बड़े बंगले के गेट के सामने पेड़ों से हल्की धूप छनकर आ रही थी। काव्या थोड़ी घबराई हुई थी। उसने सहारा पाने के लिए रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन के पिता श्री विक्रम सिंह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनके बालों में सफेदी झलक रही थी और आंखें तेज थीं। रोहन की माँ सुनीता शांत और सौम्य दिखती थीं, लेकिन हमेशा चुप रहती थीं। दोनों सोफे पर बैठे थे और काव्या को जांचती नजरों से देख रहे थे। रात का खाना थोड़े बोझिल माहौल में हुआ। विक्रम जी ने ज्यादा बात नहीं की, बस कभी कभी सिर हिला देते या काव्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ साधारण सवाल पूछ लेते। जब खाना खत्म हुआ तो विक्रम जी ने अपनी प्लेट नीचे रखी। उनकी गंभीर आंखें रोहन और काव्या को देख रही थीं। रोहन, क्या तुम वाकई इस लड़की से शादी करना चाहते हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज धीमी लेकिन पत्थर की तरह भारी थी। हाँ पापा, मैं निश्चित हूं, रोहन ने दृढ़ आंखों से जवाब दिया। विक्रम जी काव्या की ओर मुड़े। उनकी आवाज सख्त थी। बेटी, मुझे तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। अगर तुम इस घर में कदम रखती हो तो तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। मेरे घर में किसी को आराम से बैठकर खाने या दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं है। क्या तुम यह कर सकती हो? काव्या उनके सीधेपन से थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह उसकी पहली परीक्षा है। अंकल, मैं समझती हूँ। मुझे सिखाया गया है कि आत्मनिर्भरता ही आगे बढ़ने का तरीका है। अगर मुझे आपके घर की बहू बनने का मौका मिला तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी निराश न करूं। विक्रम जी कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन मन ही मन उन्होंने उस युवा लड़की की समझदारी और साहस को स्वीकार कर लिया था। 2 महीने बाद रोहन और काव्या की शादी सादगी से लेकिन गर्मजोशी से हुई। लेकिन जैसा उसने सोचा था
कि उसे एक शानदार घर में रहने को मिलेगा। उसके बजाय शादी के बाद विक्रम जी युवा जोड़े को करोल बाग की एक गहरी गली में स्थित एक छोटे से घर में ले गए। घर सिर्फ 30 वर्ग मीटर का था। दीवारें पीली पड़ चुकी थीं और सीलन के निशान थे। घर में केवल बुनियादी सामान था। विक्रम जी कमरे के बीच में खड़े हुए। उनकी नजरें चारों ओर घूमी और फिर उन्होंने अपने बेटे और बहू को देखा। यह वह जगह है जहां तुम लोग रहोगे। कोई बंगला नहीं, कोई बड़ा घर नहीं, बस एक अस्थाई घर। लेकिन यह वह जगह होगी जहां से तुम अपनी आत्मनिर्भर जिंदगी शुरू करोगे। हम अमीरी में पैदा नहीं हुए थे, और अगर हम अमीर हैं भी तो भी तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। रोहन थोड़ा नाराज हुआ। लेकिन पापा, मैं घर का इकलौता बेटा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। विक्रम जी ने तुरंत उसे बीच में टोक दिया। उनकी आवाज गंभीर थी। क्योंकि तुम इकलौते बेटे हो, तुम्हें मेहनत का मूल्य समझना ही होगा। अगर तुम छोटी चीजों से प्रयास करना नहीं सीखोगे तो तुम कभी भी बड़ी चीजों को संभाल नहीं पाओगे। काव्या ने अपने पति की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, पापा सही कह रहे हैं। रोहन, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। ये किसी और पर निर्भर रहने से ज्यादा सार्थक होगा। काव्या के शब्दों से विक्रम जी थोड़े हैरान हुए। उन्होंने उसे देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। इस लड़की में हिम्मत है। उम्मीद है तुम इस भावना को बनाए रखोगी। सुनीता जी, जो अब तक कुछ नहीं बोली थी, धीरे से बोली, काव्या, उम्मीद है तुम्हें बहुत ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी। बस तुम लोग अच्छे से रहो। माता पिता हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगे। ससुर सास के शब्द एक जिम्मेदारी और एक चुनौती की तरह थे। काव्या और रोहन ने उस छोटे से घर में अपनी नई जिंदगी शुरू की, यह जाने बिना कि आने वाले दिनों में कई मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थीं। जिस छोटे से घर में काव्या और रोहन रहते थे वह हमेशा शांत रहता था, खासकर रात में। लेकिन उस रात उस शांति को एक अप्रत्याशित दस्तक ने तोड़ दिया। काव्या सोने की तैयारी कर रही थी। उसने एक साधारण सा नाइट गाउन पहना हुआ था और उसके लंबे बाल खुले थे। दीवार पर लगी घड़ी में ठीक रात के 12 बज रहे थे। खिड़की के बाहर हवा पेड़ों को हिला रही थी, जिससे सरसराहट की आवाज आ रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक की आवाज धीरे धीरे स्पष्ट रूप से आई, लेकिन यह काव्या को चौंकाने के लिए काफी थी। वह एक पल के लिए कांप गई। कमरे के बीच में जड़वत खड़ी हो गई। इतनी रात को कौन आया होगा? रोहन, तुम वापस आ गए, वह अनजाने में बड़बड़ाई। लेकिन फिर उसे तुरंत याद आया कि उसका पति तो साउथ इंडिया में एक बिजनेस ट्रिप पर है और उसे लौटने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। खट खट खट, दूसरी बार दस्तक की आवाज और भी नियमित थी, जिसमें कोई जल्दबाजी या नाराजगी का संकेत नहीं था। लेकिन इसी धीमेपन ने काव्या के दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। उसे अचानक अपनी रीढ़ में एक ठंडी लहर महसूस हुई। उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए हों। पूरी हिम्मत जुटाकर काव्या धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने पतले पर्दे को थोड़ा हटाया और अपने ससुर विक्रम जी की परछाई देखी, जो बाहर चुपचाप खड़े थे। पापा जी, उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं हूं काव्या, दरवाजा खोलो। विक्रम जी की आवाज गहरी थी, तेज नहीं, लेकिन शांत माहौल में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। काव्या ने जल्दी से दरवाजा खोला। उसका दिमाग अभी भी उलझन भरे विचारों से भरा हुआ था। पापा जी, आप इस समय यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई जरूरी काम है? उसने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखते हुए पूछा।
विक्रम जी गहरे रंग के साधारण कपड़ों में खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों को पढ़ना मुश्किल था। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस काव्या को एक पल के लिए देखा और फिर धीरे धीरे घर में दाखिल हुए। मुझे इतनी देर से आने के लिए खेद है, लेकिन मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। काव्या का दिल अचानक डूब गया। ऐसी क्या बात है जो अकेले में करनी है? रोहन के लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया? यह विचार उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी। विक्रम जी एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखें अभी भी गंभीर और रहस्यमयी थीं। तुम भी बैठ जाओ। काव्या काव्या कुछ सेकंड हिचकिचाई और फिर उनके सामने बैठ गई। छोटा कमरा अचानक और भी घुटन भरा लगने लगा। उसे अपनी सांसें तेज महसूस हुईं। उसके दिमाग में उलझे हुए विचार लगातार आ रहे थे। वह क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें यहां तक आना पड़ा, और उन्होंने इतनी रात का समय क्यों चुना? या रोहन के साथ कुछ बुरा हुआ है, जैसे उसके विचारों को पढ़ लिया हो? विक्रम जी ने अचानक कहा, चिंता मत करो, रोहन के साथ कुछ नहीं हुआ है। इस बात ने उसे अस्थायी रूप से राहत दी, लेकिन तनाव की भावना दूर नहीं हुई। विक्रम जी की आंखें अभी भी उसे घूर रही थीं, जैसे वे कुछ परख रहे हों, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों लेकिन हिचकिचा रहे हों। तुम यहाँ ठीक हो? उन्होंने धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में पूछा। जी, ठीक हूं, काव्या ने धीरे से जवाब दिया, अभी भी उनके इरादे को समझ नहीं पा रही थी। मुझे पता है कि यह घर बहुत अच्छा नहीं है, नहीं आरामदायक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग समझो कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सीखना होगा। जी पापा जी, मैं समझती हूँ। विक्रम जी ने सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक खड़े हो गए और छोटे से कमरे में धीरे धीरे टहलने लगे। माहौल और भी भारी हो गया। एक बात है जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, और आज रात मैंने फैसला किया है कि मुझे तुमसे ये कहना ही होगा। उनके शब्द शांति को चीरते हुए एक चाकू की तरह लगे। काव्या ने महसूस किया कि उसकी छाती में झकड़न हो रही है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। उसके हाथ अनजाने में उसके कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ रहे थे। वह अपनी चिंता को छिपा नहीं पा रही थी। क्या क्या बात है पापा जी? उसकी आवाज लगभग टूट गई थी। विक्रम जी रुक गए, मुड़कर काव्या को देखा। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई ऐसा राज छिपा हो जिसका वह अंदाजा नहीं लगा सकती थी। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें उन मुश्किलों से निकालने में मदद कर सकता हूं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। उनके शब्दों ने काव्या को स्तब्ध कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी छाती जैसे दब रही हो। मान जाओ, क्या मान जाओ? यह विचार उसके दिमाग में लगातार गूंज रहा था, लेकिन वह आगे पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी। विक्रम जी की आंखें अभी भी उस पर टिकी थीं। उस पल काव्या ने अपनी रीढ़ में एक ठंडी लहर महसूस की। पापा जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह हकलाते हुए बोली। शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। विक्रम जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस मेज के पास आए और अपना हाथ कुर्सी के किनारे पर रख दिया। छोटा सा कमरा जैसे और भी सिकुड़ गया था, जिससे काव्या को लगा कि वह एक कोने में फंस गई है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर जवाब देना। कोई जल्दी नहीं है। कमरे में सिर्फ ससुर और बहू थे। काव्या लकड़ी की कुर्सी पर सुन्न बैठी थी। उसके छोटे से कमरे में टेबल लैंप की मंद रोशनी उसके पीले पड़े चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें उस मोटी नोटों की गड्डी से हट नहीं रही थी जिसे विक्रम जी ने अभी अभी मेज पर रखा था। सफेद लिफाफे में रखे हर नोट से जैसे एक ठंडी रोशनी निकल रही थी, जिससे पहले से ही शांत माहौल और भी घुटन भरा और डरावना हो गया था। पापा जी, काव्या ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज गले में अटक गई थी।
उसके हाथ अनजाने में उसके कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थे। विक्रम जी चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। उनकी लंबी परछाई दीवार पर पड़ रही थी, जिससे उनकी छवि और भी धुंधली और भयावह लग रही थी। उनकी आंखें मेज पर रखी गड्डी को घूर रही थीं। फिर जैसे पूरी हिम्मत जुटाकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी मुट्ठियां कस गईं, जैसे वह किसी भीतरी संघर्ष से जूझ रहे हों। काव्या ने सिर झुका लिया। उसका दिमाग उलझा हुआ था। उस ससुर की छवि जिसे वह हमेशा सम्मान देती थी, उसके मन में स्पष्ट रूप से उभर आई एक सख्त, ईमानदार व्यक्ति जो कभी किसी गलत बात से समझौता नहीं करता था। जब से वह बहू बनकर आई थी, उसने हमेशा उनके सामने एक दबाव महसूस किया था, लेकिन साथ ही एक आदर्श व्यक्ति के प्रति सम्मान भी था। लेकिन अब वह आधी रात को उसके सामने खड़े थे, एक नोटों की गड्डी और एक ऐसी नज़र के साथ जिसे वह पढ़ नहीं पा रही थी। वह क्या चाहते हैं? क्या यह उनकी कोई परीक्षा है, या फिर? काव्या ने उन काले विचारों को दूर करने की कोशिश की जो अभी अभी उसके दिमाग में आए थे, लेकिन तनाव और चिंता उसे घेरे हुए थी, जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पापा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या ज़रूरी बात है कि आपको इस समय यहाँ आना पड़ा? काव्या ने कांपती आवाज़ में पूछा। उसकी आंखें अभी भी सामने रखी गड्डी पर टिकी थीं। विक्रम जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर झुकाया। उनके होंठ ऐसे हिले जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, लेकिन फिर रुक गए। एक भारी खामोशी पूरे कमरे में छा गई। आखिरकार विक्रम जी ने सिर उठाया। उनकी आंखें सीधे काव्या में देख रही थीं। उन आंखों में कुछ बहुत अजीब था, जैसे वे विनती कर रही हों, लेकिन साथ ही वे बहुत परेशान भी थीं। मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी मदद मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मानोगे या नहीं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ भारी और लगभग टूटी हुई थी। यह शब्द काव्या के मन में एक चाकू की तरह चुभ गए। उसके हाथ अनजाने में कस गए। नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति, जिसे वह हमेशा सम्मान देती थी, ऐसे शब्द कह सकता है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में सावधानी और घबराहट थी। विक्रम जी ने सिर झुका लिया, तुरंत जवाब नहीं दिया। इस समय उनकी परछाई बहुत कमज़ोर लग रही थी, उस सख्त और मजबूत आदमी की छवि से बिल्कुल अलग जिसे वह जानती थी। तुम और रोहन को देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत मुश्किल में हो। ये घर, ये हालात, मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम्हें ज़रूर बहुत तकलीफ होती होगी। नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। मैं और रोहन कोशिश करेंगे। आप हमारे लिए चिंता न करें। काव्या ने अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, लेकिन विक्रम जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में अभी भी चिंता थी। नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। मैं सच में तुम्हें इस समय परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। पापा जी, काव्या ने कांपते हुए पूछा। उसकी सांसें जैसे रुकने वाली थीं। विक्रम जी धीरे धीरे बैठ गए, अपने दोनों हाथ मेज पर रखे। उनकी आंखें सीधे काव्या को देख रही थीं। क्या तुम जानती हो कि कभी कभी एक आदमी, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक समय आता है जब वह टूट जाता है, जब वह असहाय हो जाता है। काव्या स्तब्ध थी। उसने कभी विक्रम जी को ऐसी बातें कहते नहीं सुना था। उसके सामने का व्यक्ति, जो हमेशा एक मजबूत स्तंभ रहा था, अब बहुत कमजोर और विरोधाभासी लग रहा था। पापा जी, क्या बात है? आप मुझसे सीधे कहिए। अगर मैं मदद कर सकी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। विक्रम जी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर छोड़ी, जैसे वह हर शब्द को तौल रहे हों। अंत में उन्होंने मेज पर रखी गड्डी की ओर इशारा किया।
ये पैसे ले लो, फिर मैं आगे बताऊंगा। काव्या हैरान रह गई। उसने गड्डी को देखा और फिर विक्रम जी को। पापा जी, ये क्या है? आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? तुम बस इसे ले लो, फिर मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या? पापा जी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? इस सवाल ने जैसे काव्या की सांसें रोक दीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उस सवाल के पीछे क्या छिपा था? काव्या लकड़ी की कुर्सी पर स्थिर बैठी थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी इंद्रियां सुन्न हो गई हैं। मंद रोशनी में विक्रम जी ने मेज से नोटों की गड्डी उठाई। उनकी आंखों में विरोधाभास और चिंता भरी हुई थी। क्या तुम जानती हो? उन्होंने धीमी आवाज में शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज में तनाव भरा हुआ था। मैं कोई आदर्श व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी अंतरात्मा के साथ जीने की कोशिश की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे तुमसे ऐसा अजीब काम करने के लिए कहना पड़ेगा। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उन्हें देखती रही। उसके दिल में चिंता बढ़ती जा रही थी। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? विक्रम जी सामने की कुर्सी पर बैठ गए। नोटों की गड्डी को फिर से मैच पर रखा और जैसे कोई फैसला कर लिया हो, उन्होंने एक गहरी सांस ली और सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें और रोहन को एक अपार्टमेंट देना चाहता हूं, इस अस्थाई घर को नहीं। काव्या सन्न रह गई। पापा जी, आपका क्या मतलब है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने और रोहन ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। विक्रम जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। पहले मेरी पूरी बात सुनो। वह कुछ सेकंड रुके, जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। लेकिन उस अपार्टमेंट के बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो। काव्या उन्हें घूरती रही। उसका दिल जैसे सिकुड़ गया था। क्या काम? पापा जी, विक्रम जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज भारी हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम एक बच्चे को गोद ले लो। एक बच्चे को गोद ले लूं, काव्या ने दोहराया। उसकी आंखों में हैरानी थी। विक्रम जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक विनती का भाव था। हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम रोहन को इस बारे में नहीं बताओगी, और नहीं उसकी मां को। तुम्हें बस ये कहना होगा कि वह किसी दूर के रिश्तेदार का बच्चा है, जिसे पालने के लिए तुम्हारे पास छोड़ा गया है। किसी को, यहां तक कि रोहन को भी पता नहीं चलना चाहिए। काव्या स्तब्ध रह गई। उनके हर शब्द को समझने की कोशिश कर रही थी। एक बच्चा जिसे रहस्य में गोद लेना है, उसे ही क्यों? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पापा जी, ये बच्चा कौन है और सब कुछ इतना गुप्त क्यों रखना है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में शक की झलक थी। विक्रम जी ने सिर झुका लिया, जैसे कोई ऐसा दर्द छिपाने की कोशिश कर रहे हों जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें बोझिल थीं। वह बच्चा, वह रुके, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए। एक महिला का बेटा है जिसके साथ मैं पहले काम करता था। वह मेरी सबॉर्डिनेट थी। एक अच्छी इंसान, लेकिन उसने बहुत भयानक चीजें झेली हैं। काव्या ने महसूस किया कि उसका दिल जैसे दब गया है। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उनके शब्दों ने उसे उस आदमी के अंदर उमड़ रहे किसी दर्द का एहसास कराया। उस महिला का नाम प्रिया शर्मा है। वह मेरे ऑफिस में एक बहुत मेहनती और उत्साही कर्मचारी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आईं। प्रिया ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली, लेकिन वह शादी जल्द ही टूट गई। उसके पति ने उसे तब छोड़ दिया जब वह गर्भवती थी। काव्या ध्यान से सुन रही थी, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसके परिवार ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। वे उसके तलाक को स्वीकार नहीं कर सके, और नहीं इस बात को कि वह एक अजन्मे बच्चे को साथ लेकर चल रही थी। प्रिया के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई सहारा नहीं था।
उस समय उसका बॉस होने के नाते मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। विक्रम जी रुके। उनके कांपते हाथ उनके घुटनों पर थे। मैंने प्रिया को आर्थिक रूप से मदद की, उसे बच्चे को रखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। लेकिन प्रिया की जिंदगी और भी मुश्किल होती गई। वह अकेले ही गरीबी में अपने बच्चे को पाल रही थी। समय के साथ प्रिया एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। गंभीर बीमारी। काव्या ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। विक्रम जी ने सिर हिलाया। उनकी आवाज भारी थी। हाँ, वह अब ज्यादा दिन नहीं जिएगी। और जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वह है उसका बेटा। उसे नहीं पता कि वह उस बच्चे को किसके भरोसे छोड़े, क्योंकि उसके परिवार ने तो उससे बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था। मैं उस बच्चे को इस तरह अनाथ नहीं बड़ा होने दे सकता। लेकिन मैं उस बच्चे को घर भी नहीं ला सकता। आप उसे घर क्यों नहीं ला सकते? काव्या ने पूछा। उसकी आवाज में शक साफ था। तुम नहीं समझोगी। विक्रम जी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी सास, वह एक अच्छी महिला है, लेकिन वह ऐसे बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और रोहन, मैं नहीं चाहता कि वह गलत समझे कि मेरे प्रिया के साथ कोई गलत रिश्ते थे। मैं नहीं चाहता कि इससे इस परिवार को कोई ठेस पहुंचे। काव्या ने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। विक्रम जी के शब्द एक तूफान की तरह थे, जो उसकी सारी शांति को उड़ा ले जा रहे थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस बच्चे को गोद ले लो। तुम ही वह इंसान हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। कृपया यह मेरे लिए करो, उस मासूम बच्चे के लिए करो। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने विक्रम जी को देखा और फिर मेज पर रखी नोटों की गड्डी को। एक तरफ एक अपार्टमेंट का वादा था, उसके और रोहन के लिए एक बेहतर जिंदगी। दूसरी तरफ एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सोच लो, विक्रम जी ने विनती भरी आवाज में कहा। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सही काम करोगी। 3 दिन बाद दरवाजे पर रोहन के कदमों की आहट सुनाई दी। काव्या अपने पति को गले लगाने के लिए दौड़ी। उसका दिल अनसुलझे विचारों से बोझिल था। अपनी पत्नी को देखते ही रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन काव्या इस पुनर्मिलन के पल का आनंद लेने की बहुत इच्छा के बावजूद अपनी बेचैनी छिपा नहीं सकी। उस शाम काव्या चुपचाप बैठी रही। उसका दिल रहस्य रखने या सच बताने के बीच झूल रहा था। विक्रम जी की हिदायतें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि रोहन को भी नहीं। लेकिन मां बनने की यात्रा में कदम रखने के विचार ने उसे चुप नहीं रहने दिया। जब दोनों बिस्तर पर थे, रोहन ने अपनी पत्नी की असामान्यता को भांप लिया। क्या हुआ तुम्हें? कोई बात है क्या? उसने चिंता भरी आंखों से पूछा। काव्या ने अपने पति को देखा, एक गहरी सांस ली। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। रोहन सीधा बैठ गया। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। क्या बात है? तुम कहो। काव्या ने विक्रम जी और उस बच्चे के बारे में पूरी कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वह अपने पति की प्रतिक्रिया का सामना करने से डर रही हो। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसने नजरें उठाईं और देखा कि रोहन उसे अविश्वसनीय चेहरे से देख रहा है। तुम क्या कह रही हो? रोहन बिस्तर से लगभग उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब है, पापा चाहते हैं कि हम किसी और औरत के बच्चे को गोद लें और मां से यह बात छिपाएं। पापा ऐसा क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? वह रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। कहीं पापा का कोई नाजायज रिश्ता तो नहीं था? ऐसा नहीं है। काव्या ने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। आप पापा के बारे में गलत मत सोचिए।
वह ऐसे इंसान नहीं है। वह बस उस मासूम बच्चे की मदद करने के लिए सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सही काम, रोहन ने कड़वाहट से कहा, एक बच्चे की मदद करना। लेकिन इसे रहस्य में क्यों करना पड़ रहा है? माँ से सीधे कहने की हिम्मत क्यों नहीं है? वह सबसे छिपा रहे हैं क्योंकि जरूर कुछ गड़बड़ है। काव्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में विनती भरी हुई थी। रोहन, मुझे भी पहले शक हुआ था, लेकिन जब मैंने पापा की कहानी सुनी तो मैं समझ गई कि वह सिर्फ हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि इस परिवार में कोई उथल पुथल हो, और न ही वह माँ को दुखी करना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर पापा ने सच में कुछ गलत किया होता तो क्या उन्हें इस तरह छिपाने की जरूरत पड़ती, या वह सब कुछ नजरअंदाज करने का आसान रास्ता नहीं चुन लेते? अपनी पत्नी के शब्दों से रोहन चुप हो गया। उसने नीचे देखा। उसका मन अभी भी गुस्से और संदेह के बीच झूल रहा था। लेकिन तुम ही क्यों? पापा क्यों चाहते हैं कि तुम उस बच्चे को गोद लो? क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं, काव्या ने धीरे से समझाया। पापा जानते हैं कि माँ इसे स्वीकार नहीं करेंगी, और वह यह भी नहीं चाहते कि आपको माँ की गलतफहमियों का सामना करना पड़े। उन्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं पापा की जगह होती तो मैं भी यही करती। कमरा खामोशी में डूब गया। थोड़ी देर बाद रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें नरम हो गईं। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? क्या तुमने उन मुश्किलों के बारे में सोचा है जिनका हमें सामना करना पड़ेगा? तुम्हें एक ऐसे बच्चे को पालना होगा जो तुम्हारा अपना नहीं है, और तुम्हें सच भी छिपाना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई तकलीफ झेलो। मुझे नहीं लगता कि यह तकलीफ है, काव्या ने दृढ़ आंखों से जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक सार्थक काम करने का मौका है, एक बच्चे को अनाथ होने से बचाने का। और मुझे विश्वास है कि आप भी पापा की तरह एक दयालु इंसान हैं। आप मुझे समझेंगे और मेरा समर्थन करेंगे। रोहन देर तक चुप रहा। अंत में उसने सिर हिलाया। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, लेकिन मैं माँ से कुछ नहीं छिपाना चाहता। मुझे लगता है कि हमें उनसे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। उस रात पति पत्नी ने बैठकर योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे विक्रम जी को बच्चे को गोद लेने में मदद करेंगे, लेकिन वे रोहन की माँ से भी सीधे बात करने का तरीका ढूंढेंगे ताकि वह समझ सकें और स्वीकार कर लें। अगली सुबह जब सूरज निकला, काव्या ने अपने दिल को पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस किया। वह जानती थी कि उसके फैसले से न केवल उस बच्चे को एक घर मिलेगा, बल्कि उसके परिवार में शांति और एकता भी बनी रहेगी। लेकिन वह यह भी समझती थी कि यह आगे आने वाली चुनौतियों से भरी यात्रा की बस शुरुआत थी। अगली सुबह काव्या और रोहन विक्रम जी के घर पहुंचे। ड्राइंग रूम का माहौल बेहद बोझिल था। विक्रम जी पहले से ही मेज पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थोड़ा तनाव था, और उनकी आंखें अपने बेटे और बहू को चिंता से देख रही थीं। वह जानते थे कि देर सवेर इस कहानी पर पूरे परिवार के साथ चर्चा करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब सामना करने का समय आया तो उनका दिल कांपने से खुद को रोक नहीं सका। काव्या, जो पिछली रात से ही हिम्मत जुटा चुकी थी, ने धीरे से बात शुरू की। पापा जी, माँ, मैंने और रोहन ने आपके अनुरोध के बारे में बहुत सोचा है। हमने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया है, लेकिन हमें लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसे माँ से नहीं छिपाया जा सकता। उन्हें सच जानने का अधिकार है। यह सुनते ही विक्रम जी थोड़ा कांप गए। उनके हाथ कांपते हुए साफ दिख रहे थे। उन्होंने सिर झुका लिया। अपनी पत्नी को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मन ही मन इस डर से कांप रहे थे कि कोई गलतफहमी उनके परिवार को तोड़ सकती है। लेकिन जिस चीज की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वह थी उनकी पत्नी सुनीता जी की प्रतिक्रिया। सुनीता जी,
जो विक्रम जी के साथ 30 से ज़्यादा सालों से रह रही थीं। न तो नाराज़ हुईं और न ही हैरान। इसके विपरीत उनकी आंखों में आंसू छलक आए और धीरे धीरे उनके गालों पर लुढ़क गए। विक्रम जी, सुनीता जी ने रुंधे हुए गले से कहा। उनकी आवाज़ शांत लेकिन भावनाओं से भरी थी। मैं आपके साथ इतने सालों से रही हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कैसे इंसान हैं। जब से हमारी शादी हुई है, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले, दयालु और बहुत ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। इसलिए मुझे आपके फैसले पर कोई शक नहीं है। आप बस सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा कमरा खामोश हो गया। विक्रम जी ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। सुनीता, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। मुझे डर था कि तुम गलत समझोगी। डर था कि तुम दुखी होगी क्योंकि मैंने तुमसे यह बात छिपाई। सुनीता जी ने सिर हिलाया, अपना हाथ अपने पति के हाथ पर रखा। आपसे नाराज़ नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। इसके बजाय मुझे उस महिला के लिए दुख हो रहा है। एक अकेली माँ होना पहले से ही मुश्किल है और उसे उसके परिवार ने भी छोड़ दिया। वह गरीबी और बीमारी में जी रही थी, तो उसका दर्द कितना बड़ा होगा। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी उसकी मदद करना चाहती। वह बच्चा सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे परिवार की है। वह रोहन और काव्या की ओर मुड़ी। बच्चों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने अपने पापा को समझा और उनका समर्थन किया। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। शादी के बाद हमने तुम्हें उस तंग घर में रहने के लिए इसलिए नहीं भेजा था कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। वह इसलिए था क्योंकि हम चाहते थे कि तुम मेहनत करना सीखो, प्यार करना सीखो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ साझा करना सीखो। काव्या का गला भर आया। वह कुछ नहीं बोल सकी, बस जोर से सिर हिलाया। रोहन ने भी अपनी आंखों में नमी महसूस की। उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे धन्यवाद देना चाहता हो कि उसने परिवार को गलतफहमियों से निकालकर सहानुभूति तक पहुंचाया। तो फिर हम सब मिलकर ये काम करेंगे, सुनीता जी ने कहा। उनकी आंखों में एक विश्वास की चमक थी। आज हम सब अस्पताल जाकर उस महिला से मिलेंगे। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ और हम आधिकारिक तौर पर बच्चे को गोद लेने का वादा करेंगे। विक्रम जी इतने भावुक हो गए कि कुछ बोल नहीं पाए। अपनी पूरी जिंदगी में यह वह पल था जब उन्होंने अपने परिवार के बंधन और प्यार को सबसे गहराई से महसूस किया था। उन्होंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, धन्यवाद सुनीता, धन्यवाद। बच्चों, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। कुछ घंटों बाद पूरा परिवार अस्पताल में था। बच्चे की माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। लेकिन जब उसने विक्रम जी के परिवार को अंदर आते देखा तो उसने उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद की एक झलक थी। सुनीता जी उसके पास गईं, उसके कमजोर हाथ को पकड़ा। उनकी आवाज़ एक वादे की तरह कोमल थी। अब से हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानेंगे। तुम आराम से अपना इलाज कराओ। बच्चे को एक घर मिलेगा और उसे बहुत प्यार मिलेगा। उस लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वह बस रुंधे हुए गले से धन्यवाद कह सकी। धन्यवाद, आपके परिवार का धन्यवाद। मुझे नहीं पता मैं और क्या कहूँ। काव्या पीछे खड़ी थी। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। वह समझ गई कि इस पल से वह सिर्फ एक बच्चे को गोद नहीं ले रही है, बल्कि एक माँ की जिम्मेदारी भी ले रही है। एक नन्ही सी जान की रक्षक बन रही है। जिस दिन विक्रम जी का परिवार बच्चे की माँ से मिलने आया था, उसके एक हफ्ते बाद वह महिला अपनी गंभीर बीमारी से नहीं जीत सकी। उसने अस्पताल के सफ़ेद कमरे में अपनी आखिरी सांस ली।
पीछे रह गए लोगों के लिए असीम दुहक छोड़कर। उस दोपहर काव्या और रोहन उसके अंतिम क्षणों में उसके साथ बैठे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से उसने काव्या का हाथ पकड़ा। उसकी कमजोर आवाज शांत कमरे में गूंजी, धन्यवाद, आपके परिवार का धन्यवाद कि उन्होंने मेरे बेटे को एक घर दिया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस महिला का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे थोड़ी और ताकत देना चाहती हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके बेटे को अपने बेटे की तरह प्यार दूंगी। उसे एक परिवार मिलेगा, एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। महिला कमजोरी से मुस्कुराई। उसके पतले हाथ कांप रहे थे। उसने पास की मेज पर रखे कागज और कलम की ओर इशारा किया। रोहन ने इशारा समझा और जल्दी से उसे दे दिया। उसने बड़ी मुश्किल से कागज पर कुछ शब्द लिखे, जो लगातार गिरते आंसुओं से भीग चुका था। उसकी बांह भारी थी, लेकिन एक मां के अंतिम प्रयास में कांपते हुए अक्षर फिर भी उभर आए। लिखने के बाद उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी लेकिन भावनाओं से भरी थी, ये मेरे बेटे को देना जब वह बड़ा हो जाए। यह उसके आखिरी शब्द थे। उसका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। वह काव्या के परिवार की मौजूदगी में इस दुनिया से चली गई। पीछे एक दिल दहला देने वाला दर्द और उन धुंधले लेकिन मार्मिक शब्दों वाला कागज छोड़ गई। उस कागज पर, जो दुनिया छोड़ने वाली मां के आंसुओं से भीगा हुआ था, लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम यह पत्र पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में अधूरी परिस्थितियों में लाया, लेकिन बेटा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रोशनी हो। वह वजह हो जिसके लिए मैंने अपनी आखिरी सांस तक कोशिश की। हमेशा मजबूत और दयालु बनना। मेरे बच्चे, जिस परिवार ने तुम्हें गोद लिया है, वे बहुत अच्छे लोग हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपने असली माता पिता की तरह मानना, क्योंकि वे उस प्यार के हकदार हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए मेरे असीम प्यार और दिल की गहराइयों से निकली दुआओं के अलावा कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम एक गर्व करने लायक जिंदगी जियोगे, मेरे हिस्से की भी जिंदगी जियोगे। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। महिला के निधन के बाद अंतिम संस्कार सादगी से लेकिन गर्मजोशी से विक्रम जी के परिवार और अस्पताल के कर्मचारियों की विदाई के बीच आयोजित किया गया। सुनीता जी ताबूत के पास खड़ी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। उन्होंने काव्या से कहा, उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। अब से हम उसकी जगह उस बच्चे को प्यार और सुरक्षा देंगे। यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। काव्या और रोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया। उनके दिल भारी थे, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की और आधिकारिक तौर पर लड़के को गोद ले लिया। उसे एक नया सार्थक नाम दिया, आरव सिंह, इस उम्मीद के साथ कि वह एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी जिएगा। 2 साल बाद बसंत की एक सुबह काव्या और रोहन का परिवार विक्रम जी और सुनीता जी के साथ आरव को पास के एक पार्क में ले गए। पेड़ों से छनकर आती हल्की धूप, चहकते पक्षियों की आवाज और घास पर खुशी से दौड़ते कूदते बच्चे की खिलखिलाहट के साथ मिल रही थी। काव्या बेंच पर सुनीता जी के बगल में बैठी आरव को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। सुनीता जी मुस्कुराईं और अपनी बहू से धीरे से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया काव्या, एक ऐसी लड़की से जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। अब तुम एक दयालु महिला बन गई हो जो दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार है। मुझे तुम पर गर्व है। काव्या ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया।
उसका दिल भावनाओं से भर गया था। रोहन पास में खड़ा था, अपने पूरे परिवार को खुशी से चमकती आंखों से देख रहा था। आरव दौड़कर आया और विक्रम जी को कसकर गले लगा लिया। उसकी चहकती आवाज गूंजी, दादाजी, दादाजी, मुझे कहानी सुनाओ, मुझे मेरी माँ की कहानी सुननी है। विक्रम जी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में प्यार और गर्व की चमक थी। जरूर बेटा, यह एक अद्भुत, मजबूत और दयालु महिला की कहानी है। उन्होंने काव्या की ओर देखते हुए कहा, उसने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है, प्यार करना और साझा करना। सुबह की धूप में एक साथ बैठे परिवार का दृश्य, हंसी और कहानी की आवाजें जो उस शांत माहौल में गूंज रही थीं, प्यार और जुड़ाव की एक आदर्श तस्वीर थी। काव्या, रोहन, विक्रम जी और सुनीता जी के परिवार की कहानी सिर्फ आंसुओं से भरी एक कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, करुणा और दया के मूल्य के बारे में एक गहरा सबक भी है। इस कहानी के माध्यम से हम महसूस करते हैं कि दया और करुणा सबसे बड़े दर्द को भी शांत कर सकते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो। प्यार और साझा करना वह ताकत होगी जो इंसानों को हर चीज से पार पाने में मदद करेगी। परिवार का प्यार सबसे पवित्र मूल्य है। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां प्यार करने वाले दिल एक साथ खुशी का निर्माण कर सकते हैं। सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना से जीवन और भी सुंदर हो जाता है, जब हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि कम भाग्यशाली लोगों की मदद के लिए भी हाथ बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिलों को छुएगी और हम सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी, ताकि हम दया के मूल्य की सराहना करें और अपने आसपास के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन में आशा लाने के लिए हमेशा तैयार रहें।